तो चलिए आज जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। कहां तक हम पहुंचे थे? हमने देखा था कि जो पूरे यूरोप में एक तरीके से जो नेशनलिज्म जो है क्रिएट हुआ था, राइज हुआ था, वहां पे हमने देखा कि सबसे पहले जो चिंगारी जली ना, वो कहां पे? वो फ्रांस में जला था। तो हम जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से सबसे पहला जो नेशनलिज्म राइज हुआ ना, वो फ्रांस में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, और उसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहां पे सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशन या नेशन स्टेट को पहले समझेंगे, ठीक है। नेशन स्टेट को पहले समझने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा, असल में ये जो नेशन स्टेट है ना, इसका क्या मतलब है, नेशन स्टेट का क्या मतलब है। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। नेशन स्टेट का मतलब है जब लोग क्या समझते हैं, कॉमन आइडेंटिटीज को समझते हैं। वो समझते हैं कि से फॉर एग्जांपल जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जब लोगों ने समझा कि हम एक हैं, क्या समझा, हम एक हैं, तब जाके वो इस बात के लिए वो इस पे सक्सेस हुए कि वो ब्रिटिशर्स को निकाल पाए। आया समझ? अगर वो ऐसे बोलते कि हम कश्मीरी हैं, वहां से दूसरा बोलता हम दिल्ली के रहने वाले हैं, वहां से एक और बोलता कि हम मराठी हैं, तो ऐसे बात नहीं बननी थी। दैट मीन्स सबसे पहले द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूनिटी ऑफ नेशन। आ रहा है समझ? सबसे पहले यूनिटी आनी चाहिए। यूनिटी जब आ जाएगी ना, तब जाके जो है नेशनलिज्म आ जाएगा, तब जाके वो अपने मकसद एंड अपने गोल में कामयाब होंगे। तो यहाँ पे नेशन स्टेट का मतलब यही है। सबसे पहले लोगों को समझना क्या है सर, लोगों को समझना है कि हमारे बीच में जो भी है ना कॉमन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। कॉमन आइडेंटिटीज हैं क्या? सर जैसे हमने देखा कि जो फ्लैग हैं, कुछ ऐसे जो नेशनल सॉन्ग्स गाए गए कि जिससे ये लगा जैसे भारत माता है, क्या असल में भारत थोड़ी माता है, मत है ना, लेकिन ऐसे इमेज दर्शाता है या ऐसा इमेज डिपिक्ट ये करता है कि ये जो भारत है ना, इसकी एक इमेज है, जैसे ऐसे इमेजिनरी, इसको एक इमेज के तौर पे बनाया, अब इस भारत माता को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो है कुछ कॉमन चीजों को जो दिखाया गया, जिससे ये पता चला कि ये हमारी कॉमन आइडेंटिटी है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है ना। नेशन स्टेट बनने के लिए सबसे पहले यही चीज जरूरी होती है कि कॉमन आइडेंटिटीज को समझना है। तो फ्रांस में हुआ क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन पे सीधे आते हैं। यहां पे आप लिखोगे कॉमन आइडेंटिटीज, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमें सबसे पहले पता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में भी है, आपने पढ़ा है पहला ही चैप्टर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया है वो किस डेट से स्टार्ट हुआ है? असल में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लुई 16 को सबसे पहले उन्होंने लोगों ने चाहा कि उसको उसके जो है तख्त से हटाया जाए और वहां से एक नई जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए। तो यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी स्टार्ट होती है। तो डेट कौन सा है सर? डेट है 1789, और अगर मोर प्रिसाइसली देखेंगे तो 14 जुलाई। वेरी गुड, 14 जुलाई 1789, इससे यहां पे स्टार्ट होता है। तो ये बोला जाता है कि फ्रांस का जो असर या इन्फ्लुएंस हम बोलेंगे ना, वो पूरे यूरोप पे हुआ करता था, ठीक है ना। किस तरीके से? तो फ्रांस में जो चीजें होती थी ना, उसका कॉपी होता था दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। तो अब सबसे पहले फ्रांस में होता क्या है, क्या हो रहा है यहां पे सर? रेवोल्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स हम इस तरीके से बोलेंगे सर, लोगों के बीच में एक जो है एक ऐसा नेशनलिज्म राइज हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो क्या करना चाहते? वो इरेडिकेट करना चाहते, अपने किंग को करना चाहते हैं ना। और जो उन्होंने किया, जैसे हमने देखा, इसकी स्टोरी एक बार थोड़ी सी मैं रिपीट करूंगा, यहां पे आपको समझ आ जाएगा क्या हुआ। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है? वहां पे एक प्रिजन होता है जिसका नाम है जो बेस्टाइल, ठीक है ना। बेस्टाइल प्रिजन होता है, वहां पे लोग अटैक करते हैं, आर्म्स को छीन लेते हैं, और क्या करते हैं, जो सिटी ऑफ पेरिस है उसमें क्या होता है, एक अलार्म चलता है। जो किंग है लुई 16, वो अपने ट्रूप्स को कमांड देता है कि जाओ आप जो है सिटी को जो है अपने कब्जे में कर लो, कंट्रोल कर लो, है ना। ऐसे हमने देखा था 9th में। फिर क्या होता है, जो फाइनली यहाँ के जो ऑलमोस्ट 7,000 लोग जो थे जमा हुए थे, उसमें से सब लोग थे, वुमेन मैन,
जो हर एक एज के, उन्होंने बेस्टल पे अटैक किया, वहां पे आर्म्स को छीना और वहां पे प्रिजनर्स को छुड़वाया, है ना, ये स्टोरी हमने देखी। तो फाइनली जो है, तो हमने देखा किंग इस बात पे फिर आमादा हुआ, एग्री हुआ, कि उसने बोला कि जो मुझे वहां से ऑफर मिल रहा है, आई विल एक्सेप्ट दैट। हुआ ना, ऑफर क्या मिला था, किंग को बोला गया सर आप ही हुकूमत चलाओ, लेकिन आप एक काम करो, आप एक इलेक्टेड बॉडी को अपने साथ रखो, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनका आपको सुनना पड़ेगा, उनके सजेशंस, उनके एडवाइसेस आपको सुनने पड़ेगी। लेकिन एक और बात यहां पे ये ऐड की गई कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अब साथ में चलना जो है, हाँ, तो अब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस नाउ, जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले सर फिर क्या था, वो एब्सोल्यूटिस्ट या डेस्पोटिज्म चला रहा था, ठीक है ना, डेस्पोटिक गवर्नमेंट थी। अब यहां पे बात करेंगे, जैसे यहां पे इसने लिखा है, ये क्या है सर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट सिटअप टुवर्ड्स नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांस की मैं बात नहीं कर रहा हूं सर, ये पहला सिटअप है किसका, नेशनलिज्म का, कहां पे, पूरे यूरोप में। कैसे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, हाँ वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इसका मैंने फिर से बोला कि इन्फ्लुएंस दूसरे कंट्रीज पे होता था। तो यहां पे सर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, ये पहला सेटअप था नेशनलिज्म की ओर, ठीक है ना। अभी हम इसको आगे और समझेंगे कि क्यों ये पहला सेटअप था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द, अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या सर, चेंज हुई। रेवोल्यूशन मींस इटसेल्फ चेंज, है ना, रेवोल्यूशन का मतलब ही चेंज है। सर चेंज अब कौन सी हुई, सर चेंज इसमें ये हुई, मोनार्की खत्म। सर इसमें क्या हुआ, मोनार्की खत्म, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स आया। तो अगर हम दूसरे तरीके से यहां पे लिखेंगे सर, इसमें चेंज ये हुई कि मोनार्की जो चल रही थी ना, उसको चेंज किया गया, लोगों ने इसको चेंज किया। और सर अब लाया क्या, अब इन्होंने यहां पे लाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरी बात करेंगे सर, 1789 में सच में जो कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रांस में आया था, आपसे मैं पूछ रहा हूं, 1789 में कंप्लीट रेवोल्यूशन आया था फ्रांस में? नहीं, ये स्टेप्स में चला। इसके बाद हमें पता है डायरेक्टरी रूल भी चला, इसके बाद नेपोलियन का जो फिर से डिक्टेटरशिप भी चला, एंड फाइनली नेपोलियन को जब हराया गया तो फिर इसमें असल में रियल आजादी एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम मिला, ठीक है ना। तो फिलहाल के तौर पे जो आजादी मिली ना फ्रांस में, ये भी स्टेप्स में ही मिली, ठीक है ना। लोगों को लगा शायद ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जैसे अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक मोनार्की चल रहा था, किस पे सर, डेस्पोटिज्म पे चल रहा था। अब इनको लगा कि किंग मान रहा है कि आप इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट में आ जाओ और हमारे साथ काम करो, फिर मेरे साइन पे सारे रूल्स जो है लिए जाएंगे, बट विद द एडवाइस ऑफ द कौन से, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है ना। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, दे विल फॉलो अ पाथ, they will follow a guidelines and rules and the regulations that will be known as constitution। तो लोगों ने बोला सही बात है। क्यों लोग इतने पे ही आमादा क्यों हुए, why they don't choose the complete freedom? ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उनको पता है सर किंग था, अभी तक सारा कुछ इसी के पास पावर था, अब तो कुछ मिल रहा है ना, अब तो फिलहाल इसको पकड़ो, फिर बाद में देखा जाएगा कि और क्या। और उनको लगा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स इस पार्लियामेंट में जाके हम चूज करेंगे ना, वो बिल्कुल हमारे लिए ही काम करेंगे। तो ये पहला सेटअप था। अब इसके बाद क्या आपको दिख रहा है, इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन आपको 10th में ये जो आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा इस वाले को, ठीक है। हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड। समझो बात को। अब इनको लाना क्या है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन लाने के लिए इनको सड़कों पे तो निकलना पड़ेगा, इनको तो एक सिस्टम के साथ तो लड़ना पड़ेगा, है ना। इसके लिए एक बंदा तैयार होना चाहिए, ये वहां से मेन का समझ।
एक बंदा लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सर लड़ना किसके साथ है, इसको समझो। सर एक पूरे सिस्टम के साथ लड़ना है। किस सिस्टम के साथ? जिसके पास सब कुछ है। और आपके पास क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। लोगों के पास था कुछ? नहीं था कुछ। और गवर्नमेंट के पास क्या है? सर वेपन्स आर देयर, इकोनॉमी इज देयर, पावर इज देयर, ठीक है ना। और उसी का चलता है सब कुछ। और इस सिस्टम के साथ लड़ना है। दैट मीन्स जीरो को हीरो के साथ लड़ना है। और ये जीरो जब लड़ने के लिए तैयार होगा ना, यहां पे समझना है कि ये किस कंडीशन में लड़ने के लिए आ जाएगा और क्यों आएगा, इसको अब पता है। देखो लोगों को अब दो चीजें पता है। जैसे हमने फ्रांस की सोसाइटी की बात की, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सोसाइटी जो है ना डिवाइड हुई थी 3 सेक्शंस में, है ना। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, और हमें पता है थर्ड एस्टेट वाले जो लोग थे ना, उन पे ही ज्यादा जुल्म हो रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था। यहां से नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे थे तो खाना बिल्कुल भी नहीं होता था उनके पास। दूसरा क्या होता था कि इनके पास पैसे भी नहीं थे, काम करने के लिए भी कुछ भी नहीं था इनके पास। लेकिन अब क्या है, अब ऊपर से एक तो पैसे है ही नहीं, खाना बिल्कुल भी नहीं है। अब ऊपर से जो लुई 16 था ना, वो क्या करने जा रहा था, वो टैक्स को जो इंक्रीज करने जा रहा था, है ना, जैसे हमने पढ़ा। और वहां पे भी किस तरीके की वोटिंग का सिस्टम था, 1 estate is equal to 1 vote, but they demanded 1 member is equal to, हाँ, तो इस तरीके से ये हुआ करता था। अब इनको पता है, लोगों को पता है कि अगर और टैक्स हमारे ऊपर चढ़ाया गया या थोपा गया, हमारे ऊपर ये टैक्स थोपा गया, बिकॉज वो वहां पे उसके लिए रेडी नहीं थे, वो टैक्स देने के लिए रेडी थे नहीं, वो जबरदस्ती उन पे चढ़ाना चाहते थे टैक्स, ठीक है ना, इंक्रीज कराना चाहते थे टैक्स। अब उनको पता है, अब लोगों को पता क्या है, अगर हमारे ऊपर टैक्स चढ़ा हम तो मर जाएंगे, मरेंगे ना, खाना नहीं है लोगों के पास, गवर्नमेंट को कैसे टैक्स देंगे। उन्होंने क्या सोचा, यहां पे समझ लेना कि नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा घर बैठ के भी मरना है और सड़क पे भी मरना है, क्यों ना ट्राई करके देखेंगे कि क्या होगा, है ना सर। वो क्या हुए, रास्ते पे निकले, बेस्टाइल पे अटैक किया, आर्म्स छीने, वेपन्स छीने, एंड फाइनली कुछ मरे एंड कुछ उसमें सक्सेस पा गए, ठीक है ना। जो बचे वहां कर अंतिम आराम। आवाज समझ। तो सबसे पहले यहां पे समझना है सर, नेशनलिज्म जाके तब लोगों के दिमागों में आ जाएगा, या नेशनलिज्म के लिए लोग तब तैयार होंगे, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस कंडीशन में तैयार होंगे, जब उनको लगता है कि घर बैठ के भी मरना है पड़ेगा इस जुल्म की वजह से, और जुल्म के आगे लड़ के भी मरना ही है। तो बेहतर इसी में अगर ट्राई करके हम कामयाबी ही हासिल करेंगे ना, दैट विल बी बेटर फॉर अस। तो यहां पे यही हुआ। सबसे पहले अब लोग इस जमाने में लोग क्या थे सर, पढ़े लिखे थे? बिल्कुल भी नहीं थे, सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों पढ़े लिखे नहीं थे सर? लोगों को खाना नहीं था तो पढ़ते कैसे? आ रहा है समझ। लुकन उस गर खेन कहीं, तुम हेकान खेत कहीं, परान कपर, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, जो अब कुछ पढ़े लिखे बंदे थे और जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रियल में चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए, लेकिन अकेले में वो नहीं ला सकते थे। अब सबसे पहले फॉरमोस्ट उनके लिए ये काम है कि व्हाट दे डिड, उन्होंने किया लोगों को पहले यूनिटी में लाने की कोशिश, ठीक है ना। पहले लोगों को बात समझानी है, सर अगर आप घर बैठे आप मरोगे, ठीक ये रहेगा कि हम सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करें, लड़े गवर्नमेंट से और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब ये बात मुझे एक लेमैन को समझानी है, कैसे समझाऊंगा, ठीक है ना। वो बेचारा डरा हुआ, वो किससे डरा हुआ है? वो डरा हुआ है बहुत सारे ब्लैक लॉज से, एक्ट से, जो हम देखते आ रहे हैं, है ना। ब्लैक लॉज हम देखते हैं आज के दौर में भी और उस दौर में भी। पता है अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो एक्ट लग जाएगा, तो बेस्टाइल जेल में हमें बंद कर दिया जाएगा। कुछ डरे हुए हैं, कुछ चाहते हैं कि हम लड़े, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब यहां पे क्वेश्चन यही है कि जो फ्रेंच के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, उन्होंने कौन कौन से ऐसे जो है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस उनमें आया ना, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए, ठीक है ना। यहां पे दूसरे वर्ड्स में आप ये बोलोगे सर, वहां पे उनमें जो यूनिटी आई ना, यूनिटी, उसके लिए कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स उठाए, यूनिटी के लिए स्टेप्स कौन कौन से उठाए। पहले लोगों को यूनाइट करना है, उसके बाद लड़ना है। एक बंदा लड़ नहीं सकता है, यूनाइट होके ही कामयाबी हासिल होती है। तो पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडियाज दिए, कुछ लोगों को समझाने के लिए कुछ आइडियाज दिए। आइडिया क्या था? आइडिया था सर लॉ पैट्री,
फादरलैंड एंड हाँ द सिटीजन। ठीक है, पहले इनको समझेंगे तो इससे क्या होगा, नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लॉ पेट फादरलैंड, फादरलैंड मींस मेरे जद अजदाद, ये मीन प्रोनिस, ठीक है ना, एंसेस्टर जो मेरे थे वो यहाँ के रहने वाले हैं और मुझे ही इस जमीन को बचाना है। ठीक है ना, अगर इस जमीन पे जुल्म हो रहा है ना, ये किसको दूर करना है, मुझे ही। इस आइडिया को फैलाया, क्लियर, इस आइडिया को स्प्रेड किया। क्या बोला, लॉ पैट्री मीन्स फादरलैंड, दिस इज माय फादरलैंड। कहीं बनाई चाहे मुगल जमीन, हाँ इसमें मुगल जमीन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला, दिस इज माय फादरलैंड। दूसरा सिटीजन, सिटीजन ये फ्रेंच टर्म्स है तो आप इसकी इंग्लिश टर्म ही समझो, बेहतर ही है। सिटीजन, सिटीजन क्या मतलब, रहने वाले, रहने वाला, इसको पहले समझो। इसके कुछ राइट्स होते हैं। अगर फॉरेनर यहाँ पे विजिटर आ जाएगा ना, वो सिटीजन नहीं बनेगा यहाँ का, वो विजिटर बनेगा। रहने वाला फिलहाल के तौर पे है टेम्पररी, लेकिन ही इज नॉट अ सिटीजन, वो क्या है, रहने वाला, टेम्पररी। अच्छा, सिटीजन और उस फॉरेनर में फर्क क्या है सर, सिटीजन के पास राइट्स होते हैं। राइट्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट को चूज करने के राइट्स होते हैं, यस उसको राइट्स होते हैं गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, या गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो इसको राइट्स दे, जो से फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, ठीक है ना, इसको रोटी कपड़ा मकान इसको प्रोवाइड करे, ठीक है ना, ये सिटीजन को ही मिलेगी, ठीक है ना, जो इस बंदे जो रहने का यहाँ का जो ना ओरिजिनल इनहैबिटेंट हो। या दूसरे वर्ड्स में हम ये बोलेंगे सर, इस सिटीजन को राइट्स होते हैं। कौन से राइट्स, पॉलिटिकल राइट होता है, इकोनॉमिक राइट होता है। पॉलिटिकल राइट में जैसे बोलेंगे राइट टू वोट, है ना। जब मुझसे पूछा जाएगा आप कौन सी हुकूमत चाहते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ठीक है ना, जब मेरे जो कहने के मुताबिक या मेरी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट बनेगी ना, तो मैं सेटिस्फाई रहूंगा, चलो ठीक है मैंने ही बनाई, ठीक है ना। तो दूसरा कि मुझे पता ही नहीं है, डब्बे में पैक करके बंदे को लाया जाएगा और बोला जाएगा कि दिस इज योर प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, और वो फिर ये काम करेगा, उसको मेरी सोसाइटी के बारे में पता भी नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे उन्होंने क्या किया, बोला कि एक आइडिया फैलाया, सिटीजनशिप एंड द फादरलैंड, ये आइडिया। दूसरा, एक फ्रांस का एक नया फ्लैग बनाया गया रेवोल्यूशनरीज के दौरान, जिसका कलर था वही जो रेड ब्लू एंड व्हाइट। ये कलर जो है, इसने कौन सा, जो रॉयल स्टैंडर्ड का इनका जो अपना जो एक फ्लैग था, उसको रिप्लेस करके बोला कि हमारा झंडा ये होगा, न कि ये। अब किस झंडे के लिए लड़ेंगे, जो कि रेवोल्यूशनरीज ने ट्राई कलर का झंडा लाया। ये अब कॉमन आइडेंटिटीज बनी, ठीक है ना। हम देखते हैं जब प्रोटेस्ट होता है तो तरह तरह के झंडे लोग जो है खाना, ये जो जिस आइडियोलॉजी के साथ जो बिलोंग करता है वो वही झंडा उठा के कहीं पे चढ़ाता है या रेज करता है ना, हम देखते हैं आज के दौर में भी। तो यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी इन्होंने अब जब ये रेवोल्यूशनरीज निकलते हैं कहां पे लड़ने के लिए, तो दे प्रोटेक्ट द सेम ट्राई कलर विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज ऑफ द फ्रांस। आया समझे। अब कॉमन आइडेंटिटीज दो चीजें आई सर, एक तो एक आइडिया कॉमन है कि ये हमारे जो फादर का एंसेस्टर्स का लैंड है, दूसरा कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, तीसरा सर वी हैव अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है ना, जिसका 3 कलर है। एक और है सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्टेट जनरल, दैट मींस पार्लियामेंट, एस्टेट जनरल यहां पे आप लिखोगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट को क्या किया, पार्लियामेंट को इन्होंने बोला कि वहां पे इलेक्टेड बॉडी होगी, इलेक्टेड बॉडी विच विल बी जो है चूजन बाय द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द कंट्री। एक्टिव मेंबर हमने समझा, पार्लियामेंट में सर क्या होगा, पार्लियामेंट में आप लिखोगे सर इसमें इलेक्टेड बॉडी होगी, इलेक्टेड बॉडी। सर इस इलेक्टेड बॉडी को चूज कौन करेगा, सर इसको करेंगे एक्टिव मेंबर्स चूज, एक्टिव मेंबर्स। अब एक्टिव मेंबर्स कौन है ये पता है, जल्दी जल्दी बोलो, एक्टिव मेंबर्स कौन से, आप बोलोगे 21 इयर्स ओल्ड जिनकी एज होगी, वो जो टैक्स दे रहे होंगे कितना, एटलीस्ट 3 डेज के वेजेस के बराबर, और
सिटीजन्स भी होने चाहिए, सही बात है। और हाँ, खाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वुमेन नहीं, खाली मेल, ठीक है। बाकी पैसों में आ जाएंगे, तो एक्टिव मेंबर्स चुनेंगे। और जो ये पार्लियामेंट का सब जो नाम था ना, वो भी अब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज क्या किया गया, उन्होंने इसको रिनेम किया एज नेशनल असेंबली। पहले क्या था, पहले था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या था सर, वही जहां पे 3 सेक्शंस हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इसी को अब चेंज किया गया और इसको एक जो है नया नाम दिया गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, आया समझ। तो ये एक और पॉइंट पे मूव कीजिएगा। मैंने कुछ जैसे सॉन्ग्स वगैरह ऐसे जो जनगण मन, ठीक है, या वंदे मातरम, ऐसे कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, जिससे क्या होते हैं, लोगों में एक जो है पैट्रियोटिज्म आता है और फिर लड़ते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं ना कहीं पे जो जेएनयू में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे भी बहुत सारे सॉन्ग्स जो है गाए गए थे कि जिसके जो है सुनते ही एक इंसान में एक जोश आता है कि हाँ, हमें इसको बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से जो सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, ओथ लिए गए कि कसमें खाए गए कि हम इस जो है धरती माँ को अब बचा लेंगे, इसको, इस पे और जुल्म हम नहीं सहेंगे। जो इससे इन्होंने जो लड़ा था, कुछ उसमें शहीद भी हुए थे, मार्टियर्स जो थे, और उनको फिर से याद किया गया, उसके कसमें, इसके कसमें, ठीक है ना, शहीद की जो मौत है मनापत। तो ऐसे ऐसे नारेबाजी हो गई और इन शहीदों को फिर से याद किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन, और किसके, नेशन के नाम पे। इससे क्या होता था, लोगों में जोश, जज्बा, एंथुसियाज्म सब कुछ आया कि लड़ने का अब इनमें हिम्मत आई, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अब लिख रहे हो। अच्छा, एक और की ये किया गया कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाया गया। इसमें आप ये याद रखोगे, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। हमने देखा कि फ्रांस में सर मसला क्या था, फ्रांस में जो लॉज सेम नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो कि डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट हुआ करते थे। बोला कि नहीं, सेंट्रलाइज्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम जो चल रहा था ना अभी, जो लुई 16 के गवर्नमेंट में चल रहा था, उसको चेंज किया गया और बोला गया कि लॉ शुड बी सेम फॉर ऑल। ये किया गया तो लोग भी खुश हैं, हाँ ये बात तो सही है। से फॉर एग्जांपल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वहां पे क्या होता था, वहां पे उनमें मसले होते थे। सर मसले क्या होते थे, मसले ये होते थे, मैं अकिस रूलस हल, ठीक है ना, बस बेकिस इलाकस मज गसान, वहां पे मैं दूसरे रूल का जो जब मैं देखता हूं ना, तो वहां पे मुश्किलात आते हैं, ठीक है ना। तो अब सेंट्रलाइज्ड लॉ होंगे। सेंट्रलाइज्ड मींस कि एक गवर्नमेंट होगी, उसके पास पावर होगा और सारे रूल्स जो है वहां से निकलेंगे। एक गवर्नमेंट होगी तो रूल अब यहां से निकलेंगे, और जो ये छोटे छोटे राजा हुआ करते थे वो अपना रूल वहां पे नहीं बनाएंगे, एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत होगी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 and 6, internal custom duties and the dues were abolished, uniform system of weights, this is related to business trade। इसमें क्या होगा कि अगर यहां पे हम देखेंगे, इसको ऐड करेंगे पहले, यहां पे क्या होता था, कस्टम ड्यूज की बात करेंगे। अगर ये फ्रांस है, ठीक है ना, फ्रांस है, तो ये छोटे छोटे टेरिटरीज में डिवाइड हुआ था। जैसे हमने देखा छोटे छोटे जो अंपायर्स थे, किंगडम्स थे, उनमें डिवाइड हुआ था। तो यहां पे अगर एक बंदे को जाना था बिजनेस करने के लिए, वो यहां पे है, यहां पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। मुइन तो थी आख नफर अमिश टमाटर, ठीक है ना, यहां से इसने टमाटर लिए, अब ये जब इधर पहुंचा ना, यहाँ पे इसके टमाटर का टैक्स चढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो टमाटर यहाँ पे 20 रुपए था, यहाँ पे अब 30 बन जाएगा टैक्स की वजह से। अगर फिर यहां से किसी ने ये भेजा, ठीक है ना, अब ये टमाटर यहाँ पे भेजना चाहेगा, यहां से भी जो अलग से टैक्स इसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि ऐसा जो है, जो हमारे पास जो ये ऐसे टैक्सेस थे, जो इनको एबॉलिश किया जाएगा। एबॉलिश मींस इनको खत्म किया जाएगा। टैक्स एक ही लगेगा, कौन सा, जो सेंट्रलाइज्ड होगा, क्योंकि हमने बोला गवर्नमेंट कौन सी चलेगी, सेंट्रलाइज्ड, तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, है ना। तो इसमें
एक और प्रॉब्लम ये थी सर, वेट्स में प्रॉब्लम थी, वेट जो था, वेट, ठीक है ना, वेट यहां पे अगर 1 किलो का, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, इसका वेट है 1 किलो एज पर द मेजरमेंट ऑफ दिस शालीमा, ठीक है ना। अगर यो निमोन हर वनस में जा 800 ग्राम लगा, तुहन मेजरमेंट हुई तो अलग युस स्टैंडर्ड ना, दैट वाज डिफरेंट। अब इनको ये बोला गया नहीं सर, ये जो वेट है ना, इसको भी हम स्टैंडर्ड करेंगे और इसको हम जो है मेजरमेंट एक ही रखेंगे, ठीक है ना। युस यूता ये 1 किलो ने सुई गश्न बेकी जाते, तो इसमें एक स्टैंडर्ड बना लेंगे, क्लियर। तो हुआ ये, तो सब सिटीजन्स के जो विद इन द टेरिटरी है फ्रांस में, इनमें शॉर्ट में हम बोलेंगे सर रूल्स एक ही चलने चाहिए, जैसे हमने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा। नाउ मूव टू अनदर पॉइंट, दैट्स रीजनल डायलेक्ट्स। अच्छा, वहां पे तरह तरह के जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, ठीक है। लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज जैसे इंडिया की बात करेंगे, यहां पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना, 800 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में है। लेकिन क्या सबको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया? नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 है, ठीक है, 22 है टोटल। और जो हम मेन जो पार्लियामेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो असल में हिंदी है, लेकिन बाकी जो 22 भी फिर जो इनमें ऐड किया गया, असल में मेन है हिंदी, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे भी कुछ रीजनल डायलेक्ट्स थे, जैसे कश्मीर की ही बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स हैं, बल्ती है, पहाड़ी है, गोजरी है, कश्मीरी है ना, बेशक ना लैंग्वेज, डोगरी, शीनी है, बहुत सारे हैं, 9-10 लैंग्वेज है। लेकिन ऑप्शनल लैंग्वेज यहाँ पे कश्मीर में जो रखी गई थी वो थी उर्दू, है ना। तो एक को है ऑप्शनल लैंग्वेज रखा गया। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे जो है डायलेक्ट्स थे, जो कि रीजनल डायलेक्ट्स थे, फ्रांस के तरह तरह इलाकों में जो है बोले जाते थे, ठीक है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस। लेकिन यहाँ पे भी फिर एक ही लैंग्वेज को मेन रखा गया। हम ये कह सकते हैं कि सर ऑफिशियल बनाया गया, वो था फ्रेंच। तो फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा यहाँ पे तरजीह दी गई, ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। और इससे क्या होगा, अब इन्होंने क्या किया, स्टार्ट बोला कि अब हम फ्रेंच लैंग्वेज में ही आपस में जो है जो कन्वर्सेशन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कलेक्टिव आइडेंटिटी हम में आएगी। आया समझ? तो बस ये था, ये थे कुछ पॉइंट्स। तो ये जो येलो कलर में यहाँ पे भी लिखे हैं, कुछ हमने यहाँ से भी लिखे हैं। इसको आप क्या करोगे, इसको पूरा लर्न करोगे और इसको याद रखोगे। क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आता है कि जो आज ना जिनका 10th होने वाला, ये जो है ज्यादा इसको अभी फिलहाल याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे तो, लेकिन आपका अभी फिलहाल आने वाला एग्जाम है तो तो बैठा शेम सत्यम रीजन। तो अब इसके बाद अगर किसी ने छोड़ा, वो उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, ठीक है। तो क्लास टाइम हुआ है भी टाइम, तो फिर ठीक है, आज इतना ही। हाँ